नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स, घटिया वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स एवं गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे। जहां तक सामान्य वस्तुओं की बात है, सामान्य वस्तु मांग के नियम के अनुसार होती हैं। अर्थात सामान्य वस्तुओं में यदि हम X वस्तु की यदि चर्चा करें तो यदि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो X वस्तु की जो मांग है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जो सामान्य वस्तुएं हैं उनमें मांग का नियम क्रियाशील होता है और सामान्य वस्तुओं में जो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव है वह एक दूसरे को समर्थन प्रदान करते हैं, एक ही दिशा में क्रियाशील होते हैं। दोनों प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत कम होने पर वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। हम सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की क्रियाशीलता को इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें OX अक्ष पर X वस्तु ली गई है, OY अक्ष पर Y वस्तु ली गई है। प्रारंभ में जो कीमत रेखा है वह MN है, MN कीमत रेखा है और इस MN कीमत रेखा पर उपभोक्ता इस A बिंदु पर संतुलन में है। इस A बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व जो MN कीमत रेखा है उसके स्पर्श है उसका ढाल दोनों का एक दूसरे का यहाँ पर समान है। उपभोक्ता साम्य की शर्तों के अधीन हम देख चुके हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है। लेकिन यदि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता के लिए कीमत रेखा है वह MN2 हो जाती है। MN2 कीमत रेखा पर उपभोक्ता C बिंदु पर साम्य में है। हम ये देख सकते हैं कि उपभोक्ता A से C बिंदु पर पहुंच गया है, यानी कहने का मतलब है कि उपभोक्ता की जो मांग है वस्तु की वह OX जो पहले कंज्यूम कर रहा था, उपभोग कर रहा था, अब कीमत में कमी हो जाने पर उपभोक्ता OX2 मात्रा उपभोग करेगा। ये मांग के नियम के अनुसार ही है कि कीमत में कमी हो गई और वस्तु की मांग मात्रा बढ़ गई। इस स्थिति में जो हमने पिछले वीडियो में कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में अलग अलग करके देखा था, तो हम देख सकते हैं कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जो आय प्रभाव है और जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो एक दूसरे को समर्थन देते हैं। अब यदि कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की जब वास्तविक आय में वृद्धि हो गई है, वास्तविक आय में वृद्धि को कम करने के लिए उससे मौद्रिक आय वापस ले ली जाती है, यानी उसकी पुरानी वास्तविक आय ही रहेगी। उस केस में उपभोक्ता की नई कीमत रेखा M1N1 है। N1N1 कीमत रेखा पर उपभोक्ता M1N1 कीमत रेखा पर उपभोक्ता B बिंदु पर संतुलन में है। M1N1 कीमत रेखा का जो स्लोप है वो MN2 कीमत रेखा के बराबर ही है। कहने का मतलब है यहाँ पर सापेक्षिक कीमतें X और Y की वही हैं, लेकिन उपभोक्ता की आय पहले से कम हो गई है। मौद्रिक आय और वास्तविक आय उसकी स्थिर है। इस स्थिर वास्तविक आय के फलस्वरूप उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो वस्तु की मात्रा है उसके कारण X1 जो मात्रा है वो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी वृद्धि होती है मांग मात्रा में। अब यदि उपभोक्ता को उसकी जो हमने मौद्रिक आय उससे वापस ली थी, वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए वो उसे वापस कर दिया जाए, यानी पुनः हमारी MN2 कीमत रेखा हो जाए, तो उपभोक्ता B से C बिंदु पर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि X1, X2 जो मात्रा है वो आय प्रभाव के कारण बढ़ेगी।
तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव के कारण भी वस्तु की मात्रा बढ़ती है और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी वस्तु की मात्रा बढ़ती है, जबकि कीमत में कमी हो रही है। कीमत में वृद्धि होने पर इसके विपरीत स्थितियां होंगी। कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होगी और मांग में कमी होने पर जो आय प्रभाव है और जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उनके कारण मांग मात्रा में कमी आएगी। हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। जब कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है और जब कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है। लेकिन आय प्रभाव घटिया वस्तु, गिफिन वस्तु और जो सामान्य वस्तु है उनके संदर्भ में अलग अलग होता है। यहाँ सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही मांग मात्रा को बढ़ाने की दिशा में क्रियाशील हैं, जबकि वस्तु की कीमत में कमी हो रही है। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x वस्तु है वह सामान्य वस्तु है। ये सामान्य वस्तु के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव के कारण जो मात्रा में वृद्धि है वो x1 x2 है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मात्रा में वृद्धि है वो x1 x1 है और कुल जो मात्रा में वृद्धि है वह x2 मात्रा में वृद्धि है। दोनों ही प्रभाव एक ही दिशा में क्रियाशील हैं। यदि हम घटिया वस्तु की बात करें, इन्फीरियर गुड्स की बात करें, तो घटिया वस्तु वे वस्तु हैं जो कि मांग के नियम के अनुसार ही व्यवहार करती हैं। मतलब कि जब कीमत में मान लीजिए कमी हो जाए तो उस केस में मांग मात्रा में वृद्धि हो जाएगी कीमत में कमी होने के कारण। और उस केस में हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव की क्या स्थिति होगी वह हम इस चित्र में देख सकते हैं। आप इसमें प्रारंभ में जो कीमत रेखा है वह एम और ये एन है। प्रारंभ में कीमत रेखा एन है और इस प्रारंभ में कीमत रेखा पर जो उपभोक्ता है वो ए बिंदु पर संतुलन में है। अब उपभोक्ता के लिए यदि कीमत कम हो गई तो उसकी जो बजट रेखा है, कीमत रेखा है वो MN2 हो गई है और इस पर वो सी बिंदु पर संतुलन में है। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में वह OX मात्रा खरीद रहा था, अब वह OX1 मात्रा खरीदेगा। लेकिन इसमें एक बात देखने की है कि इस केस में हम यदि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को देखें तो उसमें जो उपभोक्ता प्रारंभिक स्थिति में ए बिंदु पर साम्य में था, अब यदि कीमत में कमी होने के कारण उसकी जो वास्तविक आय में वृद्धि हो गई है, उस वास्तविक आय में वृद्धि को वापस ले लिया जाए, उसकी वास्तविक आय स्थिर रखी जाए, तो उससे यदि मौद्रिक आय वापस ले ली जाए और उसकी नई जो कीमत रेखा है वो MN1 है और इस MN1 कीमत रेखा पर आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता इस बी बिंदु पर संतुलन में है। कहने का मतलब ये है A से B तक जो वृद्धि है मांग मात्रा में वह प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है और उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो मांग मात्रा में जो वृद्धि करता है वो X2 के बराबर वृद्धि कर रहा है। लेकिन चूँकि इस स्थिति में अब उसकी मान लीजिए उसे मौद्रिक आय वापस दे दी जाए, अब यदि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण तो हमने देखा कि उपभोक्ता A से B बिंदु पर पहुंच गया, लेकिन जो आय प्रभाव है यानी उसकी मौद्रिक आय से वापस दे दी जाए तो उपभोक्ता B से C पर वापस पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता की जो मांग मात्रा है उसमें X1 X2 के बराबर कमी
हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आय प्रभाव है, आय प्रभाव के कारण तो वस्तु की मात्रा x1 x2 कम हो रही है और जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसके कारण जो मात्रा में वृद्धि है x x2 के बराबर है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उसकी जो मांग मात्रा में इतनी वृद्धि हो रही है, x1 x2 के बराबर वृद्धि हो रही है, लेकिन आय प्रभाव के कारण उसकी मांग मात्रा में इतनी कमी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर उस वस्तु के लिए जो मांग मात्रा में जो वृद्धि है प्रारंभ में इस संतुलन में है, अंतिम स्थिति में इस संतुलन में है, और x यानी x1 मात्रा के बराबर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हुई है। यानी यहाँ पर भी कीमत में कमी होने पर जो उपभोक्ता के लिए वस्तु की मात्रा है वह बढ़ जाती है, कीमत कम होने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इस स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक है, यानी आय प्रभाव जब उपभोक्ता के लिए उसकी वास्तविक आय या मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो घटिया वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता आय बढ़ने पर उनका जो उपभोग है वह घटा देता है। लेकिन जो घटिया वस्तुएं हैं वह मांग के नियम के अनुसार ही क्रियाशील होती हैं। उनमें मांग का नियम क्रियाशील होता है, कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। लेकिन हम यदि गिफिन गुड्स की बात करें तो गिफिन गुड्स के बारे में चर्चा करते समय मैं आपको एक बात बता दूं कि सर रॉबर्ट गिफिन विक्टोरिया कालीन अर्थशास्त्री थे। 1845 में आयरलैंड में जब अकाल पड़ा था तो उस समय आलू की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आलू की कीमतें बढ़ जाने के बावजूद भी जो लोग थे उन्होंने आलू की मांग को घटाया नहीं था, बल्कि आलू की मांग बढ़ गई थी। यानी कीमत बढ़ने पर भी आलू की मांग बढ़ गई थी। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कीमत बढ़ने के कारण जो उपभोक्ता थे जो मांस का उपयोग नहीं कर सकते थे, निर्धन तबके के उपभोक्ता थे, तो कीमत बढ़ जाने पर उन्होंने आलू का उपभोग बढ़ा दिया था, क्योंकि आलू उनकी आहार की एक अनिवार्य वस्तु के रूप में था और उस पर निर्धन लोग अपनी आय का बहुत सारा भाग व्यय कर रहे थे। तो उस समय सर रॉबर्ट गिफिन ने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि गिफिन गुड्स ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर निर्धन वस्तु अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करते हैं और उसमें कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो गिफिन गुड्स के संदर्भ में हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं कि गिफिन गुड्स में गिफिन वस्तु में यदि कीमत में Px में यदि कमी हो जाए तो मांग मात्रा में भी कमी हो जाएगी, यानी इसमें मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में कीमत रेखा MN है। MN कीमत रेखा पर उपभोक्ता A बिंदु पर संतुलन में है। अब उपभोक्ता की यदि कीमत उपभोक्ता के लिए घट जाती है, कीमत रेखा MN2 हो गई और उपभोक्ता इस C बिंदु पर संतुलन में आ गया है। यानी पहले वह मान लीजिए OX1 मात्रा खरीद रहा था, अब वह OX मात्रा खरीदेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा कम हो गई है, OX1 से OX हो गई है। ये A से C तक जाना कीमत प्रभाव है। इस कीमत प्रभाव में जो दो प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और जो आय प्रभाव जो क्रियाशील हैं वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रियाशील हैं। जो हम पिछले चित्रों में भी देख चुके हैं कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, कीमत घटने पर उपभोक्ता की जो सापेक्षिक स्थितियों में
कीमतों में जो परिवर्तन हो गया है उसके कारण उपभोक्ता ए से बी बिंदु पर अपना उपभोग बढ़ाता है, यानी वह IC1 पर उसी डिफरेंस पर उसकी गति हो रही है और वो ए से बी बिंदु पर आ जाता है और उपभोक्ता OX1 मात्रा की जगह OX2 मात्रा उपभोग करता है। अब यदि उसे यहाँ पर हम A से B तक जो उसकी स्थिति है, उपभोक्ता A से B तक जो जा रहा है, हमने उसमें ये लिया है कि उसकी वास्तविक आय स्थिर है और केवल सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हुआ है, यानी हम प्रतिस्थापन प्रभाव देख रहे हैं। अब यदि उसको जिसके लिए हमने MN रेखा M1 N1 रेखा डाली हुई है, जिसमें उसकी बढ़ी हुई मौद्रिक आय उससे मौद्रिक आय वापस ले ली गई है ताकि उसकी वास्तविक आय स्थिर रहे। अब उसकी मौद्रिक आय जो हमने वापस ली थी उसे अगर उसे वापस कर दिया जाए तो वो B से C तक पहुंच जाएगा। तो इस केस में गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो कीमत प्रभाव है वह OX1 से OX मात्रा वस्तु की हो जाती है, यानी कीमत प्रभाव X1 मात्रा उसकी घट गई है। कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मात्रा घट गई है, लेकिन जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो मांग मात्रा है वो X1 X2 बढ़ती है, ये वाला पार्ट बढ़ती है, लेकिन जो आय प्रभाव है आय प्रभाव के कारण उसकी जो मात्रा है OX2 से घटकर OX1 पर आ गई है। इसका मतलब X2 के बराबर, यानी इतनी मात्रा, ये इतनी मात्रा उसकी वापस कम हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज़्यादा प्रबल है। जो आय प्रभाव है, कीमत घटने के कारण उपभोक्ता की जो वास्तविक आय बढ़ गई है उसके कारण जो आय प्रभाव है वो ऋणात्मक है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा खरीद रहा है, हालांकि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता कीमत घटने पर अधिक मात्रा खरीद रहा है। लेकिन गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में आय प्रभाव ज़्यादा प्रबल है। प्रतिस्थापन प्रभाव तो इतना है, ये X1 X2 है, मात्रा X1 से बढ़कर X2 हो गई है, कीमत घटने पर मात्रा बढ़ गई है, लेकिन आय प्रभाव के कारण उसका जो कीमत घटने पर जो मांग मात्रा है वो X2 X1 तक घट गई है। तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करते हैं। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए कीमत घटने के कारण जो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती है वह आय प्रभाव के कारण मांग प्रतिस्थापन प्रभाव के से भी ज़्यादा घट जाती है। इसलिए उपभोक्ता जो प्रारंभ में A बिंदु पर संतुलन था, अंततः वह C बिंदु पर संतुलन में होगा। हम देख रहे हैं A पर जो मात्रा खरीद रहा था, कीमत घटने के पश्चात वह C पर उस वस्तु की कम मात्रा खरीद रहा है। अब बात आती है कि गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में अंतर क्या है। तो गिफिन गुड्स हैं वह मांग के नियम का अपवाद होती हैं, मांग का नियम उनमें लागू नहीं होता है। घटिया वस्तुओं में मांग का नियम लागू होता है। घटिया वस्तुओं में भी कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, लेकिन गिफिन गुड्स में कीमत घटने पर मांग घटती है। दूसरी बात ये कि गिफिन गुड्स और जो इन्फीरियर गुड्स हैं दोनों में आय प्रभाव विपरीत दिशा में क्रियाशील होते हैं, लेकिन घटिया वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में
आय प्रभाव निर्बल होता है, कमज़ोर होता है। कीमत घटने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग में जो वृद्धि होती है उसको आय प्रभाव अंशतः यानी पार्टली, पूरी तरह से नहीं, अंशतः ही नष्ट कर पाता है, ख़त्म कर पाता है। इसलिए कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा में वृद्धि होती है। प्रतिस्थापन प्रभाव ज़्यादा प्रबल है आय प्रभाव की तुलना में, लेकिन गिफिन गुड्स में आय प्रभाव ज़्यादा प्रबल है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में। तो अब प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में गिफिन गुड्स व्यवहारिक सैद्धांतिक रूप से तो ये संभव है। गिफिन गुड्स हमने देखा कि गिफिन मांग के नियम का अपवाद हैं और उनमें आय प्रभाव ज़्यादा प्रबल है, ऋणात्मक आय प्रभाव कीमत घटने पर जो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हुई उसके कारण। लेकिन क्या व्यवहारिक स्थिति में भी गिफिन गुड्स उपलब्ध होती हैं? तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में भी कुछ गिफिन गुड्स हो सकती हैं। जैसे स्लम एरिया में, मुंबई या कलकत्ता के स्लम एरिया में रहने वाले जो निर्धन लोग हैं उनके लिए, जैसे हम कह सकते हैं बहुत मोटे किस्म का अनाज, ज्वार बाजरा इत्यादि, या बासी सब्जियां हो सकती हैं जिसमें कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस तरह कुछ व्यवहारिक जीवन में ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिन पर निर्धन व्यक्ति अपनी आय का कुछ अधिक भाग व्यय कर रहा हो और उनकी कीमतों और मांग में मात्रा में होने वाली वृद्धि मांग के नियम के अनुकूल ना हो। तो ये सामान्य वस्तु, घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु हैं जिनके बारे में हमने अंतर इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रयोग करते हुए हमने देखा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।